हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सुबह होते ही वो गांव के लिए निकल चुका था। इस वक्त बस उसे अपने माँ बाप से बात करनी थी। हवेली में दाल होते ही वह असीम के कमरे की तरफ गया था, जहां उसको देखते ही कस्बा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बाकी सब तो हर हफ्ते आ जाते थे। एक साहिर ही था जो महीने में सिर्फ 2 बार हवेली आता था। मेरा बच्चा कैसा है? उसके माथे पर प्यार करके कस्बा उसके गले लगी थी। अपने बेटे को देखकर खुशी से उसकी आंखें भीग चुकी थे। बिल्कुल ठीक अम्मा साईं। बाबा साईं कहाँ है? उसने कस्बा से असीम के बारे में पूछा। जब असीम भी कमरे में दाखिल हुआ, उसको देखते ही उसका रिएक्शन भी कस्बा से कम नहीं था। अभी आपके ही बारे में पूछ रहा था बाबा साईं, आप दोनों से कुछ बात करनी थी। उसने असीम से गले मिलते हुए कहा और इन दोनों को सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके सामने रखे हुए सोफे पर बैठ गया। मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके कहने पर असीम और कस्बा दोनों ही हैरान हुए थे। वो उससे इस तरह किसी बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन यह हकीकत थी कि उसकी बात सुनकर इन दोनों को दिल्ली खुशी मिली थी। अगर साहिर की जगह पर माहिर या फिर शावीर होते तो ऐसी बात करने से पहले 100 दफा तहमीद बांधते, लेकिन वह शामी या माहिर नहीं था, वो साहिर शाह था, जो अपनी बात बिना किसी तहमीद के कहता था। कौन है वो? असीम ने अपनी हैरत छुपाकर पूछा। माहिम वसी। उसके मुंह से माहिम का नाम सुनकर वो दोनों पहले से ज्यादा हैरान हुए थे। मैं चाहता हूँ आप उसके लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस सब में आपकी मर्जी भी शामिल हो। हमें भला क्या एतराज होगा? इतनी प्यारी तो है महिम, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ। शाह, हम आज ही जाएंगे, जोश व हरोस से कहते वो जल्दी से कमरे से निकल गई थी ताकि सबको ये खबर सुना सके। जबकि उसकी इतनी खुशी देखकर सहर भी मुस्कुरा उठा। बाबा साईं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं बेटा, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, और मुझे तुम्हारी खुशी पर फख्र है, और मुझे तुम्हारी पसंद पर फख्र है। सारी तैयारी करके वो जल्दी शहर के लिए निकल चुके थे। शहर पहुंच के वो सीधा वसी के घर पर गए थे, लेकिन इस बार हमेशा की तरह नहीं गए थे। कस्बा को तो बस नहीं जा रहा था कि अपनी होने वाली बहू को लिए वे सब कुछ खरीद कर ले जाए। उसकी बेसब्री देखा असीम ने उसको समझाया था कि इस वक्त कोई तकरीब नहीं हो रही, वह सिर्फ रिश्ता मांगने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो पता नहीं क्या क्या उठा लाए थे। वसी और ऐना जहां उनको देखकर खुश हुए थे, वहीं उनके आने का मकसद जानकर खुशी दोबाला हो गए थे। मुझे कोई एतराज नहीं है साहिर, देखा वाला बच्चा है, बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो हाँ ही समझो। वसी ने अपना जवाब बता दिया था, और ऐना की भी यही राय थी। वह सब ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बार इस बारे में माहीन से भी पूछ लेना चाहिए। जिंदगी तो उसे गुजारनी है। उसकी बात सुनकर आलम ने कहा था, जिस पर उसने अपना सर हिला दिया। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि महिम को कोई इतराज होगा, लेकिन ये उसकी जिंदगी है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। सब आपस में बातों में लगे हुए थे जब मुतसिम के मोबाइल पर कॉल आने लगी। एक्सक्यूज करके उसने बाहर जाकर कॉल पी के। हेलो, क्या आप मुतसिम शाह बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? ये नंबर हमें रफीक अमजद ने दिया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त उनकी हालत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उस शख्स की बात सुनते उसे बेचारे से हॉस्पिटल का नाम पूछा और घर से निकल गया। रफीक उसका सिर्फ मुलाजम ही नहीं, दोस्त भी था। अपनी बीवी की मौत के बाद वो उसके पास काम करना छोड़ चुका था अपनी बेटी के लिए। वो तो एक छोटे से घर में रहता था जो उसकी फैमिली के हिसाब से काफी था, जबकि एक वाहिद फ्लैट जो उसने खरीद रखा था तो वो उसने किराए पर दिया हुआ था, जिसके पैसों से वो अब घर चला रहा था। मुतसिम ने बहुत बार उसकी बात करनी चाहिए, यहाँ तक कि वो शाह इंडस्ट्री में जॉब भी ऑफर की थी, लेकिन वो इनकार कर चुका था। वह एक खुददार इंसान था। वो हमेशा वही चीज लेता था जो उसकी मेहनत की होती थी। फ्लैट से जो किराया था उसे मिलता था, वो उसके लिए बहुत था। उसके जरिए जिंदगी आराम से गुजर रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। रोड क्रॉस करते हुए उसकी टक्कर एक ट्रक से हुई थी, जिसके बाद लोगों ने उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जल्द ही उसकी जिंदगी की डोर टूट चुके थे। अगर सांसें बची थी तो बस मुतसिम के इंतजार में, उसे ये बताने के लिए कि उसके जाने के बाद उसके बेटे का ख्याल रखे, उसे अपने पास रख ले। शायद यही बात कहने के लिए उसके सांसें चल रहे थे। उसकी फैमिली में वैसे भी कोई नहीं था, ना ही उसकी बीवी की फैमिली में कोई था। रफीक अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, जबकि उसकी बीवी के वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और वह शादी से पहले अपने भाइयों के साथ ही रहते थे। अपने फोन पर असीम और आलम को कॉल करके रफीक के घर पर ही बुला लिया था, और रफीक की सिम से उसके सालों का नंबर निकालकर उससे भी बता दिया था। एक्सीडेंट की वजह से उसका मोबाइल टूटा नहीं था, लेकिन खराब हो चुका था, जो ठीक करवाने से ठीक हो जाता, लेकिन उसे ठीक करवा कर भी क्या करना था जब उसे इस्तेमाल करने वाला ही ना था।
اس کے پاس سے ملی ساری چیزیں اس نے رفیق کی بیٹی کو دے دی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر متسم کو حیرت ضرور ہوئی تھی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کر کے کھڑی تھی، وہ رو نہیں رہی تھی کیونکہ شاید اسے پتا تھا کہ اب اس کے آنسو صاف کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ تدفین تک وہ اس کے گھر پر ہی رہا تھا، اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسیم اور عالم اس کے ساتھ تھے، جبکہ قصبہ، پریشے اور آئرا اس وقت اینا کے گھر پر موجود تھے اور رات انہیں وہیں پر رکنا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عالم نے گمسم سے بیٹھے متسم سے کہا۔ ان تینوں کو گاڑے ہوئے 30 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے، لیکن متسم پاس گمسم سا حلاؤں میں پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ میں رفیق کی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا، ماں تو پہلے نہیں تھی، اب باپ بھی نہیں رہا، وہ اکیلے کیسے رہے گی؟ کہاں رہے گی؟ کیا مطلب کہاں رہے گی؟ اس کے ماموں ہیں، اس کے پاس رہے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے؟ ان کا رویہ نہیں دیکھا تم نے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اجنبی کے جنازے پر موجود ہو۔ رفیق نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری مجھے دی تھی اور میں یہ ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ اس کے ماموں بلا کسی غیر کو اپنی بانجی کی ذمہ داری کیوں دیں گے متسم؟ اسیم نے اپنے ذہن میں چلتا ہوا سوال اس کے سامنے رکھا۔ اسیم ٹھیک کہہ رہا ہے متسم، تم جذباتی ہو رہے ہو، پہلے ان کا فیصلہ سنو۔ اگر واقعی وہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تو تم وہی کرو جو تم کرنا چاہتی ہو۔ عالم کی بات پر اس نے اپنا سر ہلا دیا، لیکن وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا، وہ یہ فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں کر رہا تھا۔ پریشا تو اکثر اینا سے ملنے آ جاتی تھی، اس لیے اس کو دیکھ کر مہیم کو حیرت نہیں ہوتی۔ حیرت و خوشی سے آئرا اور قصبہ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بہت ہی کم ان کے گھر پر آتے تھے۔ وہ خوش دلی سے ان سے ملی تھی، لیکن آج ان کے انداز میں کچھ زیادہ ہی اپنائی تھی۔ دماغ جیسے سائرن بجا رہا تھا۔ قصبہ اسے اپنے پاس بٹھا رہی تھی، اس کی ماں پیار سے اس کو دیکھ رہی تھی اور نور کی شرارتی نگاہیں اسے کنفیوز کر دی۔ بات کیا تھی یہ پوچھنے کی ہمت وہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن یہاں بیٹھنا اب اسے عجیب لگا تھا، اس لیے معذرت کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئے تھے۔ اس کے کمرے میں آتے ہی نور بھی اس کے پیچھے آتے، چپا شرارتی مسکراہٹ لیے وہ اپنے ڈمپل کی بھرپور نمائش کر رہے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے مسلسل اس کی خود پر سے ٹکی ہوئی نظروں سے چڑکا کہا۔ تمہیں پتہ ہے گھر میں کیا بات چل رہی ہے؟ کیا بات چل رہی ہے؟ تمہاری شادی کی بات۔ میری شادی؟ ہاں، لیکن میری شادی کی بات کیوں چل رہی ہے؟ اس کے کہنے پر نور نے منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ جو بات بتانے کے لیے وہ پرجوش تھی وہ تو مہیم پوچھ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ تو پوچھو تمہاری شادی کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے ہو رہی ہے؟ ساحر لالا، اسے خوشی سے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مہیم کو لگ رہا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ساحر لالا؟ مہیم کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نور، مجھے ساحر بھائی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کسی کو پسند کرتی ہو؟ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن میں ساحر بھائی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا، چہرے پر ڈر کے تاثرات تھے، جیسے اسے زبردستی ساحر کے ساتھ ہی باندھ دیا جائے گا۔ مہیم، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ تمہیں نہیں کرنی شادی تو انکار کر دو، لیکن پلیز رو تو مت۔ وسیع انکل نے کہا ہے کہ وہ تمہاری مرضی پوچھیں گے، جب وہ تم سے پوچھیں تو منع کر دینا، بات ختم۔ اس کے آنسو صاف کر کے نور نے اسے گلے لگا لیا، جبکہ دل میں اسے اپنے بھائی کے لیے دکھ تھا۔ پریشا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ سب یہاں پر ساحر کی حوائج پر آئے ہیں۔ یقیناً ساحر کو اس کا انکار بے حد برا لگے گا، لیکن کسی کو زبردستی تو رشتے میں نہیں باندھ سکتے نا۔ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مہیم کے پاس اٹھ کر اس نے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر ساحر کو فون کیا تھا، جس کی بات سن کر حیران نہیں ہوا تھا۔ مہیم کی طرف سے اسے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ ساحر لالا، آپ سن رہے ہو؟ اس کی خاموشی دیکھ کر نور نے پوچھا۔ سن چکا ہوں نور، اور میں ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں۔ لالا، آپ اس کو فورس نہیں کریں گے؟ نہیں میرا بچہ، میں اس کو فورس نہیں کروں گا۔ کل میں اور زریام شہر آئیں گے اور پھر میں ایک بار اس سے بات کروں گا، اس کے بعد اس کی مرضی، وہ جو کہے گی میں اس کے فیصلے کو دل سے قبول کر لوں گا۔ اس کی بات نور کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے بڑے تو یہاں پر آ گئے تھے، لیکن زریام، ساحر اور شامل اس وقت حویلی میں موجود تھے اور ان کا ارادہ اب صبح شہر آنے کا تھا۔ تھوڑی دیر بات کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ ساحر مہیم سے کیا بات کرے گا۔ جس شرافت کا وہ مظاہرہ کر رہا تھا وہ شرافت اس کی ذات کا کبھی بھی نہیں حصہ تھی، اور نہ ہی نور کو اس نے اطمینان بڑے جواب کی امید تھی۔ وہ ساحر شار تھا، وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مہین کے انکار پر وہ اتنا پرسکون رہتا، وہ بھی تب جب سب حویلی والے ساحر کے کہنے پر آئے تھے۔ اگلے دن رفیق کے گھر جا کر اس نے وہی سننے کو ملا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ حیات کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، ان کے اپنے ہی رونے نہیں ختم ہوتے، اور ان کا انکار سن کر اگر حیات ان کی سگی بہن کی بیٹی ہوتی تو وہ سوچ بھی سکتے تھے، لیکن وہ سگی نہیں تھی، وہ ایک اڈاپٹڈ چائلڈ تھی۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ جب دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہے
तो उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया था, जिसका नाम बहुत ही प्यार से हयात रखा गया। लेकिन उसे इन दोनों मियाँ बीबी के अलावा किसी ने भी दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो हमेशा से उन सब के लिए पराए थे। तो भला आप कैसे वो इस पराई औलाद को पा लेते? उनकी बात सुनकर मुतसिम ने उसे वही बात कही जो उसने असीम और अलम से कही थी। वह हयात को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, अपनी बेटी बनाकर। उसकी ये बात सुनकर जैसे उन पर से एक बोझ उतर गया था। उन्हें इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। उन्होंने खुशदिली से मुतसिम को हयात की जिम्मेदारी दे दी थी। वैसे भी रफीक के जरिए उसे अच्छी तरह जानते थे कि वो कैसे मसाज का है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है। उन्हें सब मालूम था। ना भी होता तो भी उन्हें क्या फर्क पड़ना था। उनके नजदीक हयात एक बोझ थी जिसे मुतसिम शाह उठाना चाह रहा था, और बस। मैं मुतसिम शाह हूँ, यही समझ लो तुम्हारे वालिद का एक बेहतरीन दोस्त हो। मुतसिम ने नरम लहजे में अपने सामने बैठी उस 18-19 साल की लड़की को देखते हुए कहा, जिसकी गन्नी पलकें इस वक्त झुकी हुई थी, सर पर सिल्के से दुपट्टा जमाए वो मुतसिम की बात सुन रही थी। उसका चेहरा देख ही लग रहा था जैसे वो इसके आने से पहले कितनी देर तक रोती रहे थे। मैं जानती हूँ, उन्होंने बताया था आपके बारे में। अम्मी की अचानक मौत के बाद उनके दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं वो भी इसी तरह इस दुनिया से ना चले जाएं। इसलिए अक्सर वो मुझसे ये बात कहते रहते थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चले जाऊं, क्योंकि मेरे मामले में वो आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। और देखें, उसने नम आंखें उठाकर मुतसिम की तरफ देखा। उनका डर सच साबित हुआ और वो भी अम्मी की तरह मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी और मौत बरहक है बच्चा, उसकी मौत ऐसी लिखी थी। वो जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया था। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं आप पर भरोसा करती हूँ मुतसिम अंकल, क्योंकि बाबा को आप पर भरोसा था, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? उसने सवाल नफ्स से हयात को देखते हुए पूछा, लेकिन फिर उसके जवाब देने से पहले खुद ही अगला सवाल पूछ लिया। कोई और ऐसी जगह है जहाँ तुम जा सकती हो? यतीम लोगों के लिए ऐसी बहुत सी जगह होती हैं, मेरे लिए भी है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी किसी जगह पर रहने दूंगा? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ बेटा। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। तुम मेरी बेटी की तरह खुदा की तरफ से मेरे लिए भेजी गई रहमत हो। तुम मेरे साथ चल रही हो। जरूरी सामान पैक कर लो। तुम्हारे बड़ों से मैं इस बार की इजाजत दे चुका हूँ। उन्हें कोई भी एतराज नहीं है। उन्हें क्यों एतराज होगा? मैं उनके लिए पराई हूँ। बचपन से वो उन सबके मुंह से यही सुनती आ रही थी, लेकिन आज ये सब सुनकर उसे बेहद तकलीफ हुई थी। पहले वो हमेशा उन सब की इस बात को नजरअंदाज करते थे क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी अब उन सबके वही अल्फाज उनको से तकलीफ हुई थी। उसे लगा माँ बाप के जाने के बाद तो उनके दिल बदल जाएंगे, लेकिन सब आज भी वैसे ही थे। लेकिन मेरे लिए नहीं हो। शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो, फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। देखना, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उसके सर पर हाथ रखकर वह कमरे से निकल कर चला गया था। हयात ने अपनी आंखों से निकले हुए आंसू साफ किए और वॉशरूम में चले गई। बाज दफा चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती हैं, लेकिन अनजाने में हुई वो चीजें हमारे लिए बेहतरीन साबित होती हैं। जेब से कार कीस निकालकर वो अपनी गाड़ी की जाना बढ़ा। जब नजर दूर चलते मंजिल पर गई, जिसको देखकर वो ठट्ठा कर रुक गया। वो वही थी चोरनी जिसने उसका वॉलेट चुराया था। इस वक्त भी वो सड़क पर खड़े पूरा बात करते उस बंदे की साइड की जेब को गौर से देख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि इसी तरफ वॉलेट रखा हुआ है, तो नामहसूस अंदाज में उस शख्स से टकराकर उसने अपना वॉलेट चुराया और वहां से जाने लगी, जबकि वो आदमी अभी तक अपनी बातों में मसरूफ था। जरियाम ने गुस्से से उसको देखा और तेज कदमों से चलता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि अपने सामने अचानक किसी को आता हुआ देखकर पहले तो वो घबरा उठी, लेकिन फिर संभल कर बोले, क्या है? रास्ता रुके क्यों खड़ा है? उसके इस लहजे में बात करने पर जरियाम ने बामुश्किल अपने आप को कुछ कहने से बाज रखा। उस आदमी की जो चीज तुमने चुराई है वापस कर दो। उसके कहने पर वो शर्मिंदा तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। क्यों करूं? देखो, मैं तमाशा बनाना नहीं चाहता। तुम उसे उसका वॉलेट वापस करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अपन तेरे पर भरोसा क्यों करे? उसने मशकूक नजर से जरियाम की तरफ देखा था, जिस पर उसने अपने वॉलेट से 5,000 के दो नोट निकाल कर उसको दिए। इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ, बस एक बार फुर्सत से मेरी बात सुनो। उसके दिए हुए पैसे हुरैब ने अपनी कमीज के जेब में डाले और उस आदमी के करीब जाकर उसका वॉलेट जमीन पर फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर जरियाम ने गुड़कुस को देखा, जिस पर अपने शान उचका कर आगे। उसने तो चीज वापस कर दी थी, अब उसे उठाना तो उस आदमी का काम था ना कि उसका। मुतसिम उसे ऐना के घर के बाहर लाया था, क्योंकि सब ने वहां से घरों के लिए निकल जाना था। घर पर इस वक्त सिर्फ माहीम मौजूद थी, इसलिए सिर्फ उसी की हया से मुलाकात हो पाई थी। माहीम
उसे खाना खिला दो। मुतसिम के कहने पर वो जी अच्छा कहती हुई हयात को अपने साथ लेकर चली गई थी, जिसके बाद उसने वहां पर बैठी हुई परी, आयरा और कस्बा को देखा, जो अब पूरी तरह तफसील सुनना चाह रहे थे। आलिम और असीम भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें पूरी बात का इल्म था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अगर पता नहीं होता तो भी इन औरतों की तरह बात सुनने के लिए इतने बेसब्री नहीं हो रहे होते। हयात अब हमारे साथ ही रहेगी, उसका सिर्फ बाप था जो नहीं रहा, और उसके जाने के बाद अब वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसे बिल्कुल उसी तरह रखना चाहता हूँ जिस तरह हवेली के बाकी बच्चे रहते हैं। उम्मीद है मेरे इस फैसले पर किसी को इतराज नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही सबके सर पर एक साथ ही नफी में हिले। हयात जब खाना खा ले तो उसे कुछ देर आराम करने देना, फिर सब एक साथ ही गाँव के लिए निकल जाना। मुझे मैनेजर की कॉल आई थी, ऑफिस में कोई मुझसे मिलने आया है, तो मैं अभी नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ, जरियाम यहीं पर है, मुझके साथ ही वापस आऊंगा। कौन मिलने आया है, मैं साथ चलूं? असीम ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा था, जिस पर उसने अपना सर नफी में हिला दिया। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, और कौन मिलने आया है उसका मुझे खुद भी इल्म नहीं है। ये वहां जाकर पता चलेगा। जवाब देकर वो घर से बाहर निकल गया था। अब उसका इरादा ऑफिस जाने का था। किताबें संभालती हुई यूनिट से बाहर जा रही थी जब किसी से उसकी जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद मिशाल के हाथ में मौजूद सारी किताबें जमीन बोस हो चुकी थी। सॉरी सॉरी, एहाब ने माजरत करते हुए उसके जमीन पर गिरवी किताबें उठाकर उसकी तरफ देखा था, और अगले ही लम्हे उसको पहचान चुका था। वो वही थी जो उस दिन उसकी बाइक से टकरा कर गिरी थी। थैंक्स, मिशाल ने उसके हाथ से किताबें लेकर कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वाजिया उलझन थी, जैसे सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, तुम वही हो ना जिसने मुझे टक्कर मारी थी, उसने चुटकी बजाकर कहा, जबकि उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें सॉरी कहकर वो दोबारा इहाब की तरफ मतवज्जो हुई। पहले मुझे बाइक से टक्कर मारी, अब दिखा दिया। ये कहाँ लिखा है कि मैंने दिखा दिया है? तो टक्कर तो तुमने भी मारी थी ना मुझे। ये मेरी किताब में लिखा है। अच्छा, कहाँ से खरीदी है ऐसी बकवास किताब? जबान संभाल कर बात करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मिशान नाम है मेरा। मिशान नाम है तुम्हारा? जान लिया मैंने, अब क्या करूं? अपनी कमर पर हाथ रखकर उसने अपना चेहरा मिशा के करीब किया था, जबकि उसका चेहरा अपने इतने करीब पाकर वो 2 कदम पीछे हुई। दूर रहकर बात करो, बल्कि मैं तो तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मामा कहती हैं तुम जैसे लोफरों से दूर रहना चाहिए। उसे घूरते हुए वहां से भाग गई थी, जबकि इहाब की नजरें उसके ओझल होने तक उसे घूरती रही। अपना सामान उठाकर वो ऑफिस रूम से बाहर निकलने लगा था जब दरवाजा खोलते ही उसकी किसी से जोरदार टक्कर हुई। इस अचानक अवतार पर उसने संभलने की कोशिश के लिए सामने वाले का हाथ थामा था, जबकि उसके ऐसा करने से जहां वो खुद जमीन पर गिरा, वहीं पर वो नाजुक वजूद भी उसके ऊपर गिर चुका था। जिसके बाद ईसा के नरम लब अचानक उसकी नाक को छू चुके थे। वो दोनों जैसे सुन्न हो चुके थे, लेकिन फिर जल्दी होश में आकर ईसा उसके ऊपर से उठती शर्मिंदगी इतनी थी कि उससे नजरें उठाना भी महाल हो गया था। माहिर ने अपने सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा, जो शर्मिंदा सी नजरें झुकावे अपने लब काट रहे थे। बालों की ऊंची पोनी बनाए हुए, गले में मफलर स्टाइल में दुपट्टा डाले वो कोई बच्ची ही लग रही थी। क्लास की लड़कियां उसे नाजुक कहती थी, जबकि माहिर को वो कमजोर लगती थी, जिसकी सेहत बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो, और ऊपर से उसका कद बहुत छोटा था। वो बामुश्किल माहिर के सीने तक आती थी, और ये बात उसने जब नोट की थी जब उससे असाइनमेंट का पूछने आई थी। बेएहतियारी में वो उसके करीब करती, और जब माहिर ने यह बात नोट की थी, ईसा कोई काम था, उसने उसकी शर्मिंदगी देखते हुए खुद ही बात शुरू कर दी थी। जी, वो आपका वॉलेट गिर गया था ना क्लास में, तो ये मैं देने के लिए आपको ढूंढ रहे थे। उसने माहिर का वॉलेट उसकी तरफ बढ़ाया, जबकि उसके हाथ में अपना वॉलेट देखकर उसने अपने जेबों जीन्स की जेबों को चेक किया, जिसमें वॉलेट नहीं था। गहरा सांस लेकर उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से वॉलेट लिया। शायद मेरी चीजें वापस करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके मुस्कुराकर कहने पर बहुत भी हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चले गए। उसके जाने के बाद बहुत भी अपने ऑफिस से बाहर निकल गया था, जहां पहली नजर अपने ऑफिस के बाहर खड़े बेहरोज पर पड़े। यकीनन मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा माहिर शाह। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए हुए उसने माहिर की तरफ देखा था, जिसको देखकर बामुश्किल खुद पर जब्त किए हुए खड़ा था। तुमने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा ना, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। बिगाड़ तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ सकता हूँ। क्या वाकई? मेरा नहीं ख्याल, अगर तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर सकती हो तो इस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने साथ बुरा तुमने खुद किया है। जो इस जुनी में तुम्हारी इज्जत ही बाब खत्म हो चुकी है। लड़कियां जहाँ तुमसे दूर रहेंगी ना, वहीं लड़के भी तुम्हारी इज्जत करना अपनी तौहीन समझेंगे, और इस सब के बाद भी तुम यहाँ पर बेगैरतों की तरह मौजूद रहोगे। ये जो हरकत तुमने की है ना, बहुत ही घटिया किया है। तुम्हें फिर भी बच गए, लेकिन दोबारा ये सब करने की कोशिश की ना, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। खुद तो तुम बदनाम हो गए हो,
साथ में अपने बाप के नाम को भी डुबो दोगे। माहिर की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से सुर हो चुका था। उसने जो कुछ कहा था सही कहा था, तो सब कुछ सच करवा था। यूनी के दरवाजे पर ही उसे इहाब मिल चुका था। वो पहले ही उसे टेक्स्ट कर चुका था कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है। कहो इहाब साहब, मुझसे क्या काम पड़ गया? उसके कहने पर इहाब ने अपना सर खुजाया। वो माहिर भाई, आपकी गाड़ी चाहिए थी। किस लिए? दोस्तों के सामने थोड़ी शो मारनी थी। मैंने उनसे कह दिया कि मेरे भाई के पास लैंड क्रूज है, तो बस जिद पर अड़ गए कि दिखाओ। मैंने मना किया तो कहने लगे कि मैं झूठ कह रहा हूँ। प्लीज गाड़ी दे दो, इज्जत का मामला है, उसने मिन्नत बड़े हुए लहजे में कहा, जिस पर माहिर को हंसी आ गई। तो साहिर से मांग लेते। तोबा है, शेर के मुंह में कौन हाथ डालेगा? उसने बाकायदा अपने दोनों हाथों को छुआ। ठीक है, पहले मुझे गाय छोड़ दो, फिर ले जाना। उसके कहने पर इहाब ने खुशी से उसके गले लग गया, लव यू कहा और दोनों यूनिट से बाहर निकल गए। इस वक्त वो दोनों तख्त पर बैठे हुए थे, जहाँ पर हुरैब सामने रखी कढ़ाई मुर्गी से भरपूर इंसाफ कर थी, जबकि जरियाम हैरत इसको देख रहा था। आलती पालती मारे वो बड़े बड़े नवाले तोड़कर अपने मुंह में डाल रहे थे। और खाओ की उसने 2 नान ही मंगवाए थे जो वो खत्म कर चुकी थी, लेकिन शायद वो फिर भी भूखी थी। हाँ 2। उसने अपनी 2 उंगलियां दिखाई, जिस पर जरियाम ने 2 नान और मंगवाए। शायद तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। हाँ, अपू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। सारा खर्चा अम्मा के ऊपर लग गया था। उसने सर उठाकर जरियाम को देखा। अपन कोई ऐसी वैसी चोर नहीं है। लोगों के बटुए सिर्फ तब भी चुराती है जब जरूरत होती है, और वो भी सिर्फ उनके चुराती है जिनके पास गाड़ियां होती हैं। तुम्हें पता है कि वो गाड़ियां उन्हीं की होती हैं। हो सकता है वो किसी वजह से किसी और से मांग कर लाए हों। उसके कहने पर हुरैब ने अपने शाने उचका दिए। अपन के पास इतना वक्त नहीं है कि मालूम करती फिरे कि वो गाड़ी उसकी है या नहीं। अपन बस उसे गाड़ी से उतरता देखती है और जाकर बटवार निकाल लेती है। नाम क्या है तुम्हारा? तूने अपन को खाना खिलाया इसलिए बता रही हूँ हुरैब। तुम्हें पता है हुरैब की क्या मैनी है? अपन को क्या मालूम, उसने लापरवाही से कहते हुए रोटी का बड़ा टुकड़ा मुंह में डाला जो अभी भी आदमी रखा गया था। इस नाम का मतलब है जन्नत की औरत। तुम्हारा ये नाम किसने रखा? जब अपन होने वाली थी ना, अपनी अम्मा को एक औरत मिली थी। अम्मा सरपा भूख से बैठी थी, तब उससे वो औरत मिली थी। उसने अम्मा को खाना खिलाया और पैसे दिए। उसका नाम हुरैब था। अम्मा बोलती हैं, जब मैं पैदा हुई तो मुझ जैसी पूरे मोहल्ले खानदान में कोई नहीं थी। अपन बिल्कुल उस औरत की तरह देती है। अपन को पहली बार देखकर अम्मा को वही औरत याद आई। उस वजह से उसने अपन का नाम हुरैब रख दिया। बाप कहाँ है तुम्हारा? नहीं है, अपन के पैदा होते से चंद महीने पहले ही वो मर गया था। तुमने कहा सारा पैसा तुम्हारी माँ पर खर्च हो जाता है, क्यों? उसके कहने पर हुरैब ने तंग आकर खाने से अपना हाथ रोका। मुसलसल उसका सवाल पूछने से वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी, जबकि उसके देखने का मतलब हुरैब को कुछ और ही लगा। तुम कुछ गलत मत समझना, मैं किसी गलत इरादे से तुमसे ये सब नहीं पूछ रहा था। मालूम है अपन को कि तुझे पता है कि अपन जब छोटी थी तब से लोगों की खुद पर गंदी नजरें देख रही है। अम्मा ने अपन को बचपन में सब बातें समझा दी थी ताकि अपन खुद ही अपनी हिफाजत कर सके। अपन बचपन से ये सब देखती आ रही है, इसलिए मुझे पहचान है किसकी नजर कैसी है। चोरनी चोरी क्यों करती हो तुम? पहले नहीं करती थी, लोगों से पैसे और मदद मांगती थी, लेकिन बदले में या तो लोग धुतकार देते थे या फिर गंदी गंदी बातें कहते हैं। इसलिए अपन ने ये रात तलाश कर ली। और क्या पूछा तूने कि अपन की माँ का खर्चा? तो वो ये है कि अपन उसको किसी हकीम तो क्या किसी मौलवी के पास लेकर जा रही है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही, शायद होगी भी नहीं। क्या हुआ है उन्हें? जरैम के कहने पर उसने खाने से हाथ उठाकर उसकी तरफ देखा। कैंसर है। कुछ वक्त पहले थोड़ा दूर चंद डॉक्टर आए थे, वो लोगों का मुफ्त इलाज करते। मैंने भी अम्मा को दिखाया तो उन्होंने ये सब बताया। अपन को तो मालूम भी नहीं है इस बीमारी में होता क्या है, बस उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसके कहने पर जरियाम जैसे शॉक्ड हो गया था। तुम्हें उनका इलाज करवाना चाहिए। पैसे नहीं है मेरे पास। उन लोगों ने कहा कि अगर इलाज भी करवाया तो भी वो बच नहीं पाएगी। उसकी जिंदगी में सिर्फ चंद माह ही रहते हैं। आंसू आंख से निकल कर उसके मुंह में गाल पर बह गए थे, जिसे उसने जल्दी साफ कर लिया था। जरियाम ने अपने वॉलेट से पैसे और कार्ड निकाल कर उसके सामने रखा। फिलहाल मेरे पास यही है, उन्हें संभाल लो। अपने वादला को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये मेरा नंबर है, जब भी जरूरत हो तो राब्ता कर लेना। हुरैब ने चिरा उठाकर उसको देखा और चीजें और कार्ड उठा लिया। हर चोर की ऐसी ही मदद करता है। हर चोर लड़की नहीं होती, तुम पहली हो। तेरा शुक्रिया। अपने चिकने हाथ कमीज साफ करके उसने पैसे जेब में डाले और वहां से चली गई, जबकि जरैम की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। पहली बार किसी लड़की से इतनी लंबी बात की थी, और वो लड़की भी वो जो चोरनी थी।